हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल लीव फॉर एजुकेशन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके हर चैप्टर का रिवीजन तुरंत मिल जाए। अच्छा बोल दिया, कोई बात नहीं, अब कर दीजिए, बोल दिया है तो। चलो अब हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। अब कंपनी के फाइनल अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी फाइनल अकाउंट आपके चैप्टर में स्टैंडर्ड 12th के सिलेबस में अकाउंटिंग में 2 पार्ट है। एक है वो है कि कंपनी में पार्टनर, पहले तो है पार्टनरशिप, पार्ट 1 में पूरा पार्टनरशिप का था, पार्ट 2 में पूरा कंपनी का था। अब हम फाइनल कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के बारे में बोलेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको कोई भी सब्जेक्ट के या कोई भी चैप्टर्स के डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके डाउट्स तुरंत सॉल्व कर देंगे। ओके चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स किसे बोलते हैं? तो हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है? तो बैलेंस शीट में हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, लॉस किया है तो कितना है, कौन से साल में कितना था, वो तो नहीं कि क्यों लॉस हुआ वो हमें पता चलेगा नहीं। तो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर इसीलिए करने पड़ते हैं ताकि हमें पता चले कि उसकी लिमिटेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, वेरियस पार्टीज जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, ये सारे कनेक्ट विथ द कंपनी। ये सारे कनेक्ट है किसके साथ? तो कि कंपनी के साथ कनेक्ट है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एज पर कंपनी शेड्यूल्स। एक शेड्यूल है आपके पास कंपनी का, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो थी उसको हमें क्या कर देना है, वर्टिकल कर देना है। असेट साइड थी हॉरिजॉन्टल में, उसको पिक कर देना है और यहाँ पर प्रेस कर देना है, पेस्ट कर देना है नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटी के टाइटल के नीचे असेट्स। ओके तो पहले तो देखते हैं बैलेंस शीट के टोटल 2 पार्ट है, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी है, दूसरा क्या है, असेट है। अब हम देखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में टोटल 3 है। फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें 2 शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हम साथ में ही देखते जाएंगे किसमें कितना आता है उसके बारे में। सेकेंड है नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा 3, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जब थर्ड में देखेंगे हम करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है? तो कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, ट्रेड पेएबल्स है, अदर करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। ये सारे टाइटल्स है। टाइटल्स की डिटेल में क्या आएगा वो एकदम इजी तरीका मेरे पास है, वो तुझे सिखा दूंगी ताकि आप लोग तुरंत समझ जाओ। ओके अब देखते हैं दूसरा असेट। असेट में कौन सा है? तो उसमें तो 2 ही पार्ट है, एक नॉन करंट और दूसरा है करंट, जिसमें फिक्स कैपिटल है, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट। जो असेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है टेंजिबल, जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन है वो है इंटेंजिबल। जस्ट लाइक लंदन, हमने देखा नहीं है लेकिन है लंदन, है ना, सेम एज अ इंटेंजिबल असेट के साथ है। अब हम आगे देखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स, current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short term loan and advances, other current asset। तो बच्चे लोग ये था आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अगर आप इसे समझेंगे ना तो एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, 2 पार्ट्स लगाने हैं, उसमें भी 3-3 है। ओके एक दूसरा स्टेटमेंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है चैप्टर नंबर 4, जिसमें मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे समझ लीजिए। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस है, जिसमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है। तो हमें मतलब जितनी भी इनकम होती है सेल्स में वो लिखनी है, सेल्स रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू प्लस टोटल रेवेन्यू। 4 नंबर है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस किस तरह के होते हैं? तो कि परचेजेस, चेंज इन स्टॉक मतलब डिफरेंशियल ऑफ द स्टॉक,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस होता है जैसे सैलरी है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होता है वो है। फिर हम देखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में होगा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब हमारे सारे रहेंगे फाइनेंस कॉस्ट में। अब डेप्रिसिएशन क्या आएगा, तो कि कोई भी असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा तो वो डेप्रिसिएशन होगा। और अदर एक्सपेंसेस भी लाइक बैड डेप्ट है, कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है तो वो हम सब लिख देंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो ये हमारा प्रॉफिट मिलेगा। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कैसा होगा तो कि बिफोर टैक्स होगा। अब हम इसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, चलो अब हम देखते हैं कौन से टाइटल के नीचे क्या अमाउंट होगा। तो कि शेयर होल्डर्स में दो होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, मतलब कोई भी रिजर्व हो वो यहाँ पे आएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व होगा, सरप्लस कोई होगा प्रॉफिट लॉस में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, रिजर्व फंड्स हो गए, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड होगा। कोई भी टाइप्स के रिजर्व्स हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। फिर होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो उसमें डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। फिर हम देखेंगे आगे अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर, मतलब डिबेंचर और रेफरेंस शेयर को हम रिटर्न करेंगे तो उसमें जो प्रीमियम हमें मिलेगा वो। फिर होगा प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड्स, पेंशन फंड, वर्कर्स सेविंग फंड्स और वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। सारे फंड्स हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन फंड में। ओके, जितने भी फंड्स होंगे वो सारे आएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। तो याद रखिएगा बच्चे लोग क्या क्या आएगा वो। ओके, अब हम आगे देखेंगे 6 नंबर शॉर्ट टर्म लोन, लाइक विद इन 12 मंथ हमें जिसको पे करना है, रीपे करना है, वो हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। फिर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स। ओके, अदर करंट लायबिलिटी में होगी जितने भी आउटस्टैंडिंग्स है, प्रीपेड्स है, वो सारी कॉल्स इन एडवांसेस है वो। फिर प्रीमियम फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, हमने जब P&L में काउंट करते हैं ना उसकी सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, चलो अब देखेंगे हम असेट्स के हेड्स और उसके सब हेड्स। तो फिक्स असेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल, आपको पता ही है टेंजिबल में क्या आएगा तो कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स है, व्हीकल्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें। ओके, अब हम देखेंगे फिक्स इंटेंजिबल असेट्स। तो उसमें क्या होगा तो कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी। ओके, ये सारे हो गए तो आपके इंटेंजिबल्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हो गए प्रोविडेंट फंड्स इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स, रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। ये सब सारे हमारे नॉन करंट्स है। फिर हम आगे देखेंगे तो कि ये आपके टोटल 15, 16, 17, 18 और 19, 20 ये सारे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1-2 बार आपको रीड करेंगे ना तो भी आ जाएगा। शॉर्ट टर्म होता है उसमें क्या होता है विद इन 12 मंथ होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है मोर देन 12 मंथ होता है। बस इतना तो है और क्या है। देखेंगे एक सम देखते हैं जिससे आपको तुरंत पता चल जाए। तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, पार्थ लिमिटेड की बैलेंस शीट है, सेल्स है उसमें। अब हमें क्या करना है, पहले पूरा एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। ओके, ऊपर से नीचे क्या क्या दिया है, फिर हम 1 by 1 इसको पुट ऑन, इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे ताकि आपको इजी रहे कि कुछ दिक्कत ना हो। ओके, तो पहले है सेल्स। सेल्स कहाँ पे रखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। 2 स्टेटमेंट बनाने हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब मैं 1 by 1 बोलती जाऊँ, आपको सुनना है। देखिए कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट है सेल्स। सेल्स हम लिखेंगे एज अ सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो हम लिखेंगे एक्सपेंसेस में। फिर आएगा इन्वेंटरी। इन्वेंटरी अब यहाँ पे है तो कि इन्वेंटरी यहाँ पे 1,65,000 है
तो 1,65,000 हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में एज अ इन्वेंटरीज की तौर पे 1,65,000 लिख देंगे। फिर आगे देखते हैं, चलो फाइनेंस कॉस्ट है, वो फाइनेंस कॉस्ट है तो हमारा एक्सपेंसेस होगा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखेंगे एज अ एक्सपेंस की तौर पे। सिक्योरिटी प्रीमियम तो सरप्लस एंड रिजर्व्स के टाइटल के नीचे लिखेंगे हम। फिर फिक्स असेट टेंजिबल है, फिर टेंजिबल असेट तो टाइटल फिक्स असेट्स में फिक्स कैपिटल में टेंजिबल के तौर पे लिखेंगे। ट्रेड पेएबल्स है, उसको हम लिखेंगे एज अ लायबिलिटी की तौर पे हमारी करंट लायबिलिटी के टाइटल्स के हेड में ट्रेड पेएबल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रेड रिसीवेबल है तो असेट्स में शॉर्ट टर्म असेट लिखेंगे। अदर इनकम है तो अदर इनकम हमारी रेवेन्यू काउंट होती है तो हम उसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज अ लायबिलिटी की तौर पे हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कैश एंड बैंक बैलेंस लिखेंगे हम नॉन करंट असेट्स के टाइटल के नीचे, करंट टाइटल के नीचे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओके, देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है, यस जो लास्ट में लिखा है 90,000। फिर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन, तो कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा परचेज हो गया तो परचेज एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में लिखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो हम लिखेंगे असेट में फिक्स असेट के टाइटल के नीचे एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखेंगे कितना है, तो टोटल इनकम आपकी है 11,55,000। उसमें से हम एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे 8,55,000। तो 3 लाख हमारा प्रॉफिट रहा। टैक्सेशन कोई दिया नहीं है तो हम इसको प्रॉफिट को अब कहाँ पे लिखेंगे, तो कि प्रॉफिट को हम सिक्योरिटी रिजर्व्स प्रीमियम के साथ प्लस कर देंगे एज अ सरप्लस इसके तौर पे। ओके, तो हमारी शेयर होल्डर फंड रहेगा 11,10,000। नॉन करंट लायबिलिटी होगी 5,25,000। 90,000 है वो हमारा ट्रेड पेएबल्स था, तो 70,25,000 हमारा क्या होगा एज अ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नीचे आ जाएंगे असेट्स के तौर पे। असेट्स के तौर पे हमारी टेंजिबल और इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ इन्वेंटरीज है, कैश एंड बैंक बैलेंस था, तो टोटल दोनों का इक्वल हो जाएगा। बच्चे लोग एकदम इजी मार्क्स लाने हैं तो 11 मार्क्स आपके कंपलसरी डिक्टो आ जाएंगे अगर आप ये फॉर्मेट से लर्न करें तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हैव अ गुड डे।